डियर स्टूडेंट्स, मोर क्लासेस के लिए मीनल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट क्लासेस अटेंड करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। लास्ट वीडियो हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप चैप्टर 6 और ये क्लास 6 ही आप लोगों की चल रही है। तो सिलेबस यदि आप देखेंगे तो वहां पर भी आपके ये चैप्टर जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप तथा अव्यवस्थिति का अध्ययन किया था। तो लास्ट वीडियो हमने किसका पढ़ा था? राजस्थान का राजनीतिक स्वरूप और प्रशासनिक स्वरूप। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक स्वरूप। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल और विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो इस लाइन को जरूर आप लिखिएगा यदि आप नोट्स बना रहे हैं। तो राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित है क्या? अरावली पर्वतमाला, जो कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग कैसा है? मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग कैसा है? पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है: थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, अलग अलग बुकों में बताया जाता है, कहीं पर भौतिक भागों को 5 भाग बता दिए जाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो वहां ये नाम ना पूछकर ये पूछा गया था कि 4 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, 6 भागों में। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या याद रखना है आपको? 4 भागों में बांटा गया है: थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भाग, क्योंकि सबसे बड़ा भाग जो है थार का मरुस्थल का ही है राजस्थान में। ठीक है, भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। कहाँ तक फैला हुआ है? एक तो यह पश्चिम में है राजस्थान के, दूसरा यह राजस्थान के जो अरावली है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, वहां तक फैला हुआ है। यह राज्य के 12 जिलों में स्थित लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। तो यदि क्षेत्रफल देखें इसका, तो देखिए 61% भाग पर तो थार का मरुस्थल ही है, जिस पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, तो लाइन जो है वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी अंडरलाइन की जाए, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि सभी इंपॉर्टेंट है। याद रखना है, थार का मरुस्थल जो है वो 12 जिलों में है, 61% जो भाग पर फैला हुआ है, जिस पर 40% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर इतनी ज्यादा विविधता पाई जाती है कि जिसके लिए यह विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, और आज थोड़ा अंडरलाइन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर में ध्यान रखूंगी और आप लोग जो हैं वो इस चीज को यहाँ पर खुद ही अंडरलाइन कर लीजिए। मैंने आपको बता दी है इम्पोर्टेंट लाइन कि एक तो थार का मरुस्थल जो है वो पश्चिमी भाग में है, अरावली तक है, 12 जिलों में है, 61% भाग पर फैला हुआ है और 40% जनसंख्या निवास करती है। और विश्व का सबसे धनी मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक तो जन घनत्व, पशु घनत्व अधिक है, खनिज विविधता है, ठीक है, सिंचाई के साधन और सर्वाधिक जैव विविधता के कारण इसे क्या कहते हैं? विश्व का सबसे धनी मरुस्थल। तो कुछ बातें तो आपको चैप्टर में ही याद हो जाएंगी। और देखिए, यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इसमें स्थित रेतीली मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इंग्लिश में भी याद रखना है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहा जाता है? इन तीनों जिलों को कहा जाता है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं।
जो कि हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालुका स्तूप और स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। जो मिट्टी के टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं? धोरे कहा जाता है। थार की मरुस्थली को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो देखिए मैप के द्वारा देखते हैं कि ये अरावली है और अरावली के यहाँ पश्चिम में जितना भी भाग है 61% भाग ये पूरा का पूरा क्या है? पश्चिमी मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पर भी इसे हमने कितने भागों में बांटा है? इसे भी हमने देखिए घग्गर का मैदान और इसके बाद जो अर्ध मरुस्थलीय भाग है, ठीक है, सिखावड़ी प्रदेश है, नागौर की उच्च भूमि है, लूनी बेसिन है, इन भागों में हमने बांटा है। और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो देखिए इस पार्ट को कहा जाता है और यहाँ बाकी भाग में क्या है? बालिका स्तूप है। यहाँ पर स्थानीय भाषा में इनको क्या कहा जाता है? धोरे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इतना ही समझेंगे क्योंकि क्लास छोटी है, तो यहाँ पर जो भी फैक्ट होंगे वही आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला 9% भाग पर है और हमने देखा था थार का मरुस्थल कितने भाग में है? 61% भाग में है। और यह देखिए उत्तर पूर्व से नहीं आपको याद रखना है, याद रखना है दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, नीचे से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। अभी मैप में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जो कि हमने देख लिया था पहले भी, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्म से दक्षिण में, क्योंकि हमने इसे क्या देखा है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, तो यह गुजरात के खेड़ब्रह्म से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दो भागों में विभाजित है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो अरावली पर्वतमाला भी दो भागों में बटी हुई है, एक तो पूर्वी राजस्थान और दूसरा पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में याद रखना है, एक तो अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, 9% भाग पर फैली हुई है। ठीक है, और यह दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्म से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर तक है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं, यानी अधिकांश नदियां जो है वो कहाँ से निकल रही हैं? अरावली पर्वतमाला से निकल रही हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। और जब नदियां निकल रही हैं तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? वनस्पति होगी, वन्य जीव रहेंगे, जड़ी बूटियां भी होंगी। अरावली पर्वतमाला मानसून को क्या करती है? रोकती है। ठीक है, मानसून जो है इसके समानांतर निकल जाता है, इसी वजह से हमारे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। तो मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। तो अरावली की हमने देखा कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। ठीक है, इसके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है, गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो देखिए मैप में देखिए ये कि ये क्या है? अरावली पर्वतमाला है, ये जो आपको रेड रेड में दिखाई दे रही है, और इसे हम यहाँ दक्षिण से और उत्तर की ओर, ठीक है, यहाँ तक जानते हैं। यहाँ गुजरात है इसके नीचे और यहाँ कहाँ तक जाती है? यह दिल्ली तक जाती है, 692 किलोमीटर तक। नेक्स्ट देखिए पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है।
यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। तो याद रखना है, हमने देखा था थार का मरुस्थल 61% भाग पर, 9% भाग हमने देखा था अरावली पर्वत का, और पूर्वी मैदान जो है वह 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिससे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि, ठीक है, बैडलैंड टोपोग्राफी इसके नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, यह भी आप लोग इसको लिखिएगा कि चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से किसको जानते हैं? जो पूर्वी मैदान है चंबल नदी के आसपास के भाग को, कोटा से धौलपुर तक का, इसे ही कहते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहा जाता है। तो मैप में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है जो ये हरे रंग में जो माही का मैदान, ठीक है। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा यहाँ 56 नदी नालों का समूह बनता है, इसलिए इस भाग को माही का मैदान कहा जाता है। 4th नंबर पर है दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता था। तो लास्ट वीडियो में हम इस चीज को समझ चुके हैं कि हाड़ा वंश के शासकों के कारण ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा हाड़ौती का पठार। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित कैसी है? काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। तो दक्षिण पूर्वी पठार के बारे में पूछा जाता है, ये कितने भाग में फैला हुआ है? तो यह 7% भाग पर फैला हुआ है। वहीं हमने अभी पूर्वी मैदान देखा तो वह 23% भाग पर फैला हुआ था। हमने पश्चिमी मरुस्थल के बारे में देखा तो वह 61% भाग पर फैला हुआ था। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख हैं सिरोही में स्थित उड़िया और आबू, उदयपुर और राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, कि उड़िया का पठार, आबू का पठार कहाँ पर है? तो यह सिरोही में स्थित है। उदयपुर और राजसमंद में भोराट का पठार स्थित है। ठीक है, याद रखना है, उड़िया आबू का पठार सिरोही में, उदयपुर और राजसमंद में स्थित है भोराट का पठार, और चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का पठार है, और उदयपुर और प्रतापगढ़ में है लसाड़िया का पठार। इंपॉर्टेंट लाइन है ये तीनों ही। जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि कहीं पर मानसून अधिक तो कहीं पर कम। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश ऐसा है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थिति उपलब्ध है। तो भौतिक संरचना के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा? राजस्थान को 4 भागों में बांटा। वहीं जलवायु की स्थिति देखें तो यहाँ 5 प्रकार की जलवायु होती है, और जलवायु में परिवर्तन यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि यह उत्तर पश्चिम में स्थित है, इस कारण समुद्र से इसकी अधिकतम दूरी है, और अरावली पर्वत की जो स्थिति है इस प्रकार से कि पूर्वी मैदान जो है वह हरा भरा है और पश्चिमी मैदान जो है वो बिल्कुल शुष्क है। तो इस कारण से राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु मिलेगी। जहाँ राज्य के पश्चिम में हमने देखा 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली का जो पूर्व है, जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर है।
जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर कहा जाता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। तो देखिए ये मैप जो है इसके द्वारा हमें पता लगेगी किस तरीके से वर्षा जो है यहाँ पर होती है। जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे वर्षा जो है कम होती दिखाई देगी। ठीक है, तो ज्यादा गहरा जो है वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर वर्षा जो है वो होती है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे वर्षा जो है कम होती जाएगी। तो यहाँ पर जो बिल्कुल जो अरावली है उसके कारण ही पूर्वी भाग में वर्षा हो जाती है। ठीक है, और पश्चिमी भाग तक मानसून नहीं पहुंच पाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्य 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक होती है, वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक होती है, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक होती है। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में 30 डिग्री और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। ठीक है, तो 30 और 40 डिग्री तो राजस्थान में रहता ही है। इसके अलावा जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ तो और भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मानसून ही नहीं पहुंच पाता है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू आदि जिलों में टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण क्या होता है कि भारत के सबसे अधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। ठीक है, और जो रेत है वो जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है, यानी दिन और रात के टेम्परेचर में तो यहाँ बहुत अंतर पाया जाता है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक यानी दिन का एवं वार्षिक वार्षिक यानी वर्ष का जो तापांतर है वह भी अधिक होता है। ठीक है, तो वर्ष के और दिन के टेम्परेचर में अंतर तो पाया ही जाएगा। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा रहता है? माउंट आबू, जो कि अधिक ऊंचा है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं धूल भरी, इनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो ये आप लोगों को पता है कि गर्मियों में जो हवा चलती है गरम गरम, वो उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और कभी कभी इसकी स्पीड जो है, गति जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। दूसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है। यानी जो वर्षा ऋतु है इसी वक्त बारिश बारिश जो है वो यहाँ देखने को मिलेगी। तो 90 से 95% वर्षा जो है वह तो वर्षा ऋतु में ही हो जाती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है यहीं से पूर्वी भाग जो है यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है, और अरब सागर से तो नाम मात्र के ही वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है, इसीलिए वह हरा भरा भी दिखाई देता है। अरब अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। अब आप देखिए कि जो बंगाल की खाड़ी है उसने तो पूर्वी भाग को हरा भरा कर दिया, और जो अरब सागर का मानसून है उसने कर दिया दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान है वहां तो बात ही नहीं है, क्योंकि वहां तक मानसून आया ही नहीं। बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है वह आते आते धीमा हो गया, वहां तक नहीं आ पाया। और जो अरब सागर का मानसून है वह नजदीक था, लेकिन अरावली के कारण वह सीधा निकल गया, तो वहां तो वर्षा नहीं हो पाती है, जिसे राजस्थान का सबसे अर्ध जिला माना जाता है। किसे? झालावाड़ को। इंपॉर्टेंट लाइन है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, 100 सेंटीमीटर के लगभग। इसीलिए राजस्थान का सबसे अर्ध जिला इसे माना जाता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? तो बिल्कुल जैसलमेर जिले में होगी, मात्र 10 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? स्थान माउंट आबू, जहां 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। तो हमने मैप में भी देखा था कि टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम पश्चिमी भाग की तरफ जाएंगे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मानसून भी वहां तक नहीं आ पा रहा है, तो वर्षा भी लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और पश्चिम में कैसी होगी? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। ठीक है, इसीलिए अरावली को क्या बोलते हैं? जीवन रेखा बोलते हैं राजस्थान की, क्योंकि अरावली ही है जिसके पूर्व में तो हो रही है 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा,
और पश्चिम में हो रही है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। नेक्स्ट देखिए शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडा हो जाने के कारण, क्योंकि हमने देखा कि रेत बहुत अधिक जल्दी ठंडा होता है तो गर्म भी होता है, ठीक है। तो अब सर्दी है, शीत ऋतु है, तो रेत कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो टेम्परेचर 0 डिग्री भी पहुंच जाता है। कुछ स्थानों पर तो इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू जो गर्मियों में ही ठंडा था, तो सर्दियों में कैसा हो जाएगा, सबसे अधिक ठंडा। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत में आने वाली शीतलहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। यह पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं और इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। तो गेहूं की फसल के लिए कौन सी वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लाभदायक है और जिसे क्या बोलते हैं, मावठ कहा जाता है। अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल और सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक, जो हमने देखा, अपर्याप्त, ठीक है, नहीं हो पाती है, अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है, अनियमित। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज, पेयजल की कमी, इसकी भी स्थिति हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अकाल। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की अपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। तो एक तो वर्षा पहले ही नहीं होती है, पश्चिमी भाग वैसे ही वर्षा के अभाव में रहता है, और दूसरा मानव जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, वनों को काट रहा है, जो भूमि का जो जल है उसका क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है उसे। तो आर्थिक और सामाजिक जीवन पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा। कैसा, प्रतिकूल प्रभाव। भौतिक दशाओं और मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो इस लाइन को भी याद रखना है कि भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में बदल जाए, तो क्या कहते हैं, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, ठीक है। अकाल हमने देखा कि अकाल क्या होता है, जहां पर हर चीज की कमी पड़ जाए, पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, ठीक है, इनकी कमी पड़ जाए तो उसे अकाल कहते हैं। और जब उपजाऊ भूमि बंजर में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसकी शब्दावली। बंजर, बंजर का होता है अर्थ अनउपजाऊ, यानी जो उपजाऊ ना हो। बीहड़ का अर्थ, जिसे हम उत्खाद भूमि भी कहते हैं, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। तो नदियां जो हैं, जहां से जल निकलता है, उनके कटाव से जो भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उत्खाद भूमि कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। सम वर्षा रेखा, यानी समान वर्षा वाली रेखा। तो मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे सम वर्षा रेखा कहते हैं। मानसूनी हवाएं, ऋतु के कारण अपने दिशा बदलने वाली हवाएं क्या कहलाएंगी, मानसूनी हवाएं। अपर्दन, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना। अपर्दन यानी कोई चीज अपर्दित होना, किसी चीज का कम होना, घटना, घिसना, ठीक है। तो जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। इस चैप्टर में जितने भी फैक्ट हैं सभी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। बड़ी क्लासेस में यही थोड़ा सा बढ़कर आप लोगों के आगे आएंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी वाले सर आपको ज्योग्राफी में और भी बेहतर तरीके से इस चीज को समझाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। तो आप इनका आंसर देने की कोशिश करें।
निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो हमने भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था, आपको याद आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सा नहीं पढ़ा? अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल या हिमालय पर्वत। तो बिल्कुल हमने क्या नहीं पढ़ा? हिमालय पर्वत नहीं पढ़ा, जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा था? एक थार मरुस्थल पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था अरावली पर्वत, फिर हमने पूर्वी मैदान पढ़ा, और लास्ट में हमने जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसे पढ़ा था, जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो हमने क्या पढ़ी है हाल ही में? क्या पढ़ा है? गुरु शिखर, ठीक है। एवरेस्ट नहीं पढ़ा, कंचनजंगा और जरगाजी ये नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन के यदि आंसर बिल्कुल सही बैठे, इसका मतलब चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा गया है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र डैश अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। तो किसके कारण हो गया है उबड़ खाबड़? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, हमने अभी ही इस चीज को देखा था। उपजाऊ भूमि का बंजर और रेतीली मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और वो क्या है सभी के देखूंगे मैं आंसर, कि चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र डैश अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। तो किसके कारण हो गया है? बिल्कुल जो शब्द है वही यहाँ पर आप लोगों के लिए होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रति वर्ष सूखे का सामना करता है? तो अभी हमने देखा था कहाँ अकाल और मरुस्थलीकरण ज्यादा हो रहा है, यानी पश्चिमी भाग जो है राजस्थान को, तो वह प्रति वर्ष सूखे का सामना करता है। मावट किसे कहते हैं? तो देखिए मावट किसे कहते हैं, दोबारा से देख लीजिए कि भारत में शीत ऋतु में, ठीक है, भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे कहते हैं मावट या पश्चिमी विक्षोभ। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।